हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे, और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो MCQ के फॉर्मेट में था। हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर कर रहे थे। इसमें आज का जो सेशन है हम लोग का सेशन नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 सेशन कवर कर चुके हैं और सभी में MCQ क्वेश्चन कवर किए हैं प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग सब लोग पहले वाला भी सेशन जरूर देखिएगा। जितने लोग भी हैं सभी लोग पहले वाला सेशन जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि पहले वाला सेशन अगर नहीं देखिएगा तो फिर सब छूट जाएगा पहले वाला। फिर आगे वाला देखते देखते रह जाइएगा, पीछे वाला पता चला क्या बताया पता नहीं चला। इसीलिए पीछे वाला सेशन सब लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस, और ये जो रेगुलर वाले लोग हैं और कैरी वाले लोग हैं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रेगुलर वाले लोग कैरी वाले लोग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, और ये एक H2 स्टडी का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को डिस्कशन करना। तो देखिए, ये जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। ये जो सेशन है इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए, फॉर ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, अगर स्मॉल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, छोटी छोटी चीज़ों को ड्राइंग करनी है, जैसे कि वॉच, घड़ी, ETC, ये सब चीज़ों को ड्राइंग करना है, तो विच टाइप ऑफ स्केल इज यूज्ड। तो किस टाइप के स्केल जनरली हम लोग यूज करने वाले हैं, ये पूछ रहा है ना। तो ड्राइंग के लिए जो हम लोग स्मॉल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, स्मॉल ड्रॉ सॉरी फॉर ड्राइंग फॉर अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉचेज ETC, अगर मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ड्राइंग करना है तो उसके लिए जनरली हम लोग किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग इनलार्जिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इनलार्ज स्केल में जनरली क्या होती है कि जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको हम लोग जूम करके बड़ा करके बनाते हैं ताकि लोगों को दिख सके। और कोई अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर ड्राइंग करना है तो उसके लिए रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। कोई नॉर्मल साइज में है तो उसके लिए फुल साइज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो वाचेज ETC जो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है वो सबको अगर ड्राइंग करना है तो उनके लिए हम लोग का इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप रिप्रेजेंट 100 मीटर स्क्वायर, द RF ऑफ स्केल इज, तो RF पूछा जा रहा है। तो देखिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ड्राइंग पेपर पे बनाया जा रहा है, जबकि ओरिजिनल में 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 25 × 100 यानी 4 मीटर स्क्वायर। देखिए, ये एरिया में है तो इसको लेंथ में कंसीडर करते हैं, क्योंकि RF हम लोग का लेंथ में होता है। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मान लेते हैं दोनों ना स्क्वायर का एरिया है। तो जब स्क्वायर का एरिया तो स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, ये बन जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर हो गया, यानी ओरिजिनल में 2 मीटर है लेकिन उस 2 मीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर कंसिडर करके ड्राइंग पेपर पे बना रहे हैं। तो RF बराबर क्या हो जाएगा, RF बराबर जो ड्राइंग लेंथ ऑन पेपर, तो पेपर पे ड्राइंग लेंथ 1 सेंटीमीटर है, अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर है, बराबर 1 सेंटीमीटर अपॉन में 2 × 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1/200। RF कितना निकलेगा, 1/200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट, डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। क्या डायगोनल स्केल जो है डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट मेजरमेंट कर सकता है? एकदम बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, डायगोनल स्केल जो है उससे जनरली हम लोग 3 यूनिट मेजरमेंट करते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मान लेते हैं 5, और पॉइंट के पहले 1 यूनिट 1.556, टोटल क्या यूनिट हुआ, 1 2 3 गो यूनिट हुआ ना। यानी पॉइंट के बाद केवल और केवल 2 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग डायगोनल स्केल के मदद से, यानी और टोटल का टोटल 3 यूनिट हम लोग इससे मेजरमेंट कर सकते हैं एक बार में। जबकि प्लेन स्केल की बात किया जाए तो प्लेन स्केल से हम लोग ओनली फॉर 2 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद मात्र 1 डिजिट होना चाहिए, जैसे 5.1, तो इसको हम लोग प्लेन स्केल की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र 2 यूनिट है। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। तो डायगोनल स्केल से जनरली हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है एकदम। टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज ऑन, तो देखिए आपको ना बहुत बार हम समझाएं कि ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता था,
ये हम लोग का वर्टिकल प्लेन रहता था। अगर मान लेते यहाँ पे मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है तो देखिए जब एनए से हम लोग देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा फ्रंट व्यू। और ये जो फ्रंट व्यू है हमेशा किस में बनता है, ये देखिए ये वर्टिकल प्लेन में हमेशा। कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी, तो टॉप फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में, चाहे इधर बनेगा चाहे इधर बनेगा, हमेशा वर्टिकल में ही बनेगा। जबकि अगर ऊपरे से हम लोग देखेंगे तो ऊपरे से देखेंगे तो टॉप व्यू पर से दिखेगा। टॉप व्यू कहाँ जाके दिखेगा, तो टॉप व्यू देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना एचपी, इसमें आ जाएगा। यानी ये जो टॉप व्यू है हमेशा और हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है, यानी एचपी प्लेन में। याद रहेगा। कहीं पे भी वस्तु को रख लीजिए ना, आप यहाँ पे भी वस्तु को रख लीजिएगा। देखिए ऑब्जर्वर तो इधर रहेगा। ऑब्जर्वर जब यहाँ है, यहाँ से देखिएगा तो इसका जो फ्रंट व्यू है फिर से ये वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। ऊपर से टॉप व्यू देखिएगा तो ये फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना। इनहू रखिएगा तो सेम कंडीशन, इनहू रखिएगा तो सेम कंडीशन, सब जगह का सेम कंडीशन हमेशा एचपी प्लेन में ही तैयार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ ए पॉइंट इज इन वीपी, अगर एगो पॉइंट है वो वीपी में है एंड 40 mm एबव द एचपी, और एचपी से 40 mm एबव है। आप लोग देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। इफ ए पॉइंट इज इन वीपी, एगो पॉइंट है जो वीपी में है और 40 mm एबव द एचपी, ये है एचपी और ये है वीपी, और वो जो है ये है वीपी में 40 mm एबव, यहाँ से कितना ऊपर, 40 mm। ठीक है, तो इट्स टॉप व्यू विल भी, तो देखिए जब इसका हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाएंगे ना तो एनए से देखेंगे तो फ्रंट व्यू मिलेगा। एक ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, तो फ्रंट व्यू कितना दिखेगा, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर यहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा 40 mm एबव। जब इसको ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे ना तो ये जो टॉप व्यू है ना ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये रेफरेंस लाइन पर जाएगा, नीचे कहीं नहीं भागने वाला है। इसका ए डैश हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। यानी इसका जो टॉप व्यू था वो टॉप व्यू कहाँ पे चला गया, रेफरेंस लाइन पे। 40 mm एबव नहीं, 40 mm एबव, अच्छा यहाँ पे बिलो है एबव है नहीं, ये दोनों पॉसिबल नहीं, ऑन द रेफरेंस लाइन। ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल था कि वो जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा, रेफरेंस लाइन पर बनने वाला है। ठीक है, 5 के बाद देखिएगा 6, ए पॉइंट इज एबव एचपी, एगो जो पॉइंट है एचपी से ऊपर है एंड बिहाइंड वीपी, और वीपी के पीछे है, तो देन द पॉइंट लाइज ऑन द क्वाड्रेंट, तो वो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो देखिए ए पॉइंट इज एबव एचपी, ये देखिए ये है एचपी प्लेन है, ये है वीपी प्लेन है, तो ए पॉइंट है वो एबव एचपी यानी एचपी से ऊपर में है, तो एचपी से एनए हो सकती है या एचपी से एनए भी हो सकता है ऊपर में, एंड बिहाइंड वीपी, तो ये वीपी के पीछे होगा, तो वीपी के पीछे यानी कहीं पे इस जगह पे वस्तु है, ये जगह है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एनए फर्स्ट है, एनए सेकेंड है, नीचे थर्ड है, इधर फोर्थ है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके घुस रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, इफ प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज ऑन रेफरेंस लाइन, अगर प्लान और एलिवेशन दोनों रेफरेंस लाइन पर बन रहा है, प्लान कहने का मतलब कि टॉप व्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू और कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू जो है वो पॉइंट इज ऑन रेफरेंस लाइन, वो अगर रेफरेंस लाइन पर जा रहा है, देखिएगा कोई भी पॉइंट का टॉप व्यू और कोई भी पॉइंट का फ्रंट व्यू या कोई भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू अगर रेफरेंस लाइन पर जा रहा है तो देन द पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट, तो वो जो पॉइंटवा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में घुसेगा, सॉरी देन पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट, तो वो जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में रखा गया होगा कि उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों रेफरेंस लाइन पर बन रहा है। तो कोई भी क्वाड्रेंट में रखिए, दोनों वो कभी भी रेफरेंस लाइन पर नहीं बनेगा। रेफरेंस लाइन पर वो तब ही बनेगा जब यहां पे रखा गया हो, ओरिजिन पे रखा गया हो या नहीं, या नहीं का बस ओरिजिन पर रही है तब पॉसिबल है कि उसका जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों जो है दोनों रेफरेंस लाइन पर आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे रखिएगा तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से कहीं ऊपरे बनेगा कहीं नीचे बनेगा, कभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही जगह बन सकता है, वो कंडीशन होने वाला है। लेकिन ऐसा तो बोल नहीं रहा है, बस खाली बोल रहा है कि प्लान यानी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों का दोनों रेफरेंस लाइन पे बन रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इन विच
व्यू द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सीन, मतलब कौन सा व्यू है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कौन सा ऐसा व्यू है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस मेजरमेंट करके देखा जाता है। तो ये मान लेते, देखिए तो यहाँ से देखेंगे ना तो ये फ्रंट व्यू इन्हें दिखा देगा, तो फ्रंट व्यू मान लेते हैं यहाँ पे बना। तो इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेरे को हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही ना हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही ना सहारा लेना होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस मेजरमेंट हो रही है वो कौन सा व्यू हो रहा है, फ्रंट व्यू। यों मान लेते रखते हैं वस्तु को, यों से देखेंगे ना तो यहाँ से भी इन्हें देखेंगे तो फ्रंट व्यू इन्हें बनेगा। इस फ्रंट व्यू के डिस्टेंस के लिए फिर से मेरे को हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही सहारा लेना होगा। और अगर टॉप देखते हैं तो टॉप व्यू के लिए फिर देखिएगा ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन का सहारा लेना होगा कि इतना दूर बन रहा है वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। तो इन विच व्यू द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस लेकर हम लोग जो व्यू देखते हैं वो हम लोग को कौन सा व्यू दिखता है, वो हम लोग का फ्रंट व्यू। यानी फ्रंट व्यू का डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही सहारा लेना होगा हमको। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे, प्लेन स्केल आर कॉमनली यूज टू मेजर, देखिए प्लेन स्केल की बात कर रहा है तो प्लेन स्केल से जनरली हम लोग 2 यूनिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद मात्र एक यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं। और प्लेन स्केल से जो भी लेंथ मेजरमेंट होगा वो ओनली लीनियर लेंथ मेजरमेंट होगा, लीनियर डायमेंशन। जैसे आपके पास जो स्केल है, जिस स्केल से आप ड्राइंग बना रहे हैं अभी आप, उस स्केल के मदद से कोई एंगुलर डायमेंशन वाला दे दिया जाए तो क्या उसको मेजरमेंट कर पाइएगा। एंगुलर डायमेंशन मतलब एंगल मेजरमेंट करना, तो प्लेन स्केल से एंगल मेजरमेंट नहीं होगा। पोलर डायमेंशन से भी पॉसिबल नहीं, एंगुलर एंड लीनियर डायमेंशन नहीं, ओनली फॉर लीनियर डायमेंशन। प्लेन स्केल से ओनली फॉर लीनियर डायमेंशन मेजरमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक लेंथ इज, आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक व्यू इज खाली जगह टू द एक्चुअल लेंथ। देखिए सबसे पहला यहाँ से बोल रहा है आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए, तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं हम लोग जनरली एक्चुअल लेंथ पे ही, और वही बोलता है कि जो एक्चुअल लेंथ है ना उसको हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ में बना रहे हैं। तो देखिए अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू तैयार कर रहे हैं तो वो जो लेंथ आप ले रहे हैं ना वो लेंथ आपका एक्चुअल लेंथ ही होगा, चाहे आप उसको आइसोमेट्रिक लेंथ बोलिए या एक्चुअल लेंथ बोलिए, दोनों का दोनों लेंथ इक्वल होगा। जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं ना तो उस सिचुएशन में हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं तो फिर एक्चुअल लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग कौन सा लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो जो आइसोमेट्रिक लेंथवा जो होगा ना वो एक्चुअल लेंथवा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ आइसोमेट्रिक लेंथ चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करनी है। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन के लिए दे दिया हुआ है कि ठीक है हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम आइसोमेट्रिक लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो जो आइसोमेट्रिक लेंथ होगा क्या एक्चुअल लेंथ के बड़ा होगा, एक्चुअल लेंथ के छोटा होगा या एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जनरली जो भी हम लोग बनाते हैं वो एक्चुअल लेंथ के बराबर ही न बनता है। एक्चुअल लेंथ के बराबर का ही लेंथ ले रहे हैं, उसी का नाम दे दिया, ये आइसोमेट्रिक लेंथ दे दिया कंफ्यूजन के लिए। तो जो भी आइसोमेट्रिक लेंथ से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू तैयार कर रहे हैं ना वो एक्चुअल लेंथ के इक्वल है, यानी आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे थे, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे थे तो उसको हम लोग एक्चुअल लेंथ पे बनाते थे, तो वही एक्चुअल लेंथवा को यहाँ पे नाम दे दिया कि ठीक है आइसोमेट्रिक लेंथ। हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आइसोमेट्रिक लेंथवा ले रहे हैं ना वो एक्चुअल लेंथ के बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा या ऑल ऑफ द, अरे तो एक्चुअल हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ने तैयार कर रहे हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू तो एक्चुअल लेंथ पर बनता है, तो जो आइसोमेट्रिक लेंथ ले रहे हैं वो भी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलता तो फिर कुछ और बनता, ग्रेटर स्मॉलर। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता तो एक्चुअल लेंथ के कंपैरिजन में आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा छोटा ही रहता है। फिर अगर वहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू की जगह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलता तो यहाँ पे स्मॉलर टू द एक्चुअल लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो समझिएगा, ये सब चीज़ों को समझ के बनाना, नहीं तो ऐसे नहीं बना दीजिएगा। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज प्रिफेयर्ड फॉर द स्पेस साइज ऑब्जेक्ट, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ना किस प्रकार की ऑब्जेक्ट के लिए प्रीफर होती है। क्या लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं,
या फिर छोटा वस्तु के लिए, मतलब छोटा वस्तु रहेगा उसके लिए हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या बोथ छोटा रहे या बड़ा रहे सबके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग मतलब बना सकते हैं, नन ऑफ द दीज। अब इतना भी छोटा नहीं रखना है, अब ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो उसका होगा। तो वैसे भी देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करते वक्त हम लोग को आइसोमेट्रिक लेंथ का जरूरत पड़ता है, और आइसोमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली है कि एक्चुअल लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब एक्चुअल लेंथ से छोटा बन जाता है। इसीलिए जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करिए तो दोनों लार्ज भी रहेगा तो लार्ज रहेगा तब तो बनिए जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, लेकिन स्मॉल भी रहेगा तो मीडियम स्मॉल रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कैटेगराइज या फिर क्लासिफाइड नहीं किया हुआ रहता है कि कितना से कितना डायमेंशन को हम लोग स्मॉल बोलेंगे, कितना से कितना डायमेंशंस को हम लोग लार्ज बोलेंगे, और कितना से कितना डायमेंशंस को वेरी स्मॉल बोलेंगे। ऐसा कोई कहीं पे क्लासिफाइड नहीं है ड्राइंग में। तो इसीलिए दोनों प्रकार का अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, लार्ज ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो फिर हम लोग उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज प्रिफेयर्ड फॉर द, किस प्रकार का, देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसको आप देखिएगा ना तो देखने के बाद उसका जो एंड पॉइंट है ना, लगेगा ना कि एगो जाके पॉइंट पर जाके कहीं मिल रहा है। ऐसा प्रोजेक्शन कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाइएगा और रेलवे का जो पटरी है ना उस पटरी पर आप खड़ा होकर और सामने देखिएगा, आपका उसका पटरी तो ऐसे पैरेलल होता है, लेकिन आपको क्या लगेगा ना कि ये जो दोनों पटरियां ने आगे जाके कहीं एगो पॉइंट पर जाके मिल जा रहा है। तो जहां पे उस प्रकार का प्रोजेक्शन देखने को मिले ना उसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। या नहीं तो और ऐसे सब बहुत जगह देख सकते हैं आप, रोड पर भी देखिए ना, या नहीं तो अगर बहुत सारा पिलर खड़ा है ना, ऐसे बहुत सारा पिलर जैसे मंदिर में होती है इस तरह का, मंदिर मस्जिद में बहुत सारा पिलर खड़ा रहता है, सब पिलर अगर एक लाइन से है खड़ा, और आप क्या करिए कहीं एक जगह बीचे बीचे दो पिलरों के बीच में खड़ा होकर सामने देखिए, लगेगा ना कि कुछ दूर जाने के बाद सब पिलरवा ने एक जगह जाके मिल जा रहा, लेकिन मिल नहीं रहा है। आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप कहाँ मंदिर मस्जिद में ढूंढते रहिएगा, सबसे बढ़िया का एग्जाम्पल अगर रेलवे स्टेशन पे गए हैं आप इसका एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल करके देख लीजिए, तब देखिएगा जब ट्रेन नहीं आए तो यात्रीगण बोलेगा लग रहा है अब इसका आज काम खत्म होने वाला है, जाके पटरिया पर इसे पीछे पीछे जाके खड़ा है। दुनिया कुछ भी समझे, दुनिया को साइड लगा के आप अपना प्रैक्टिकल काम कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिकल काम कहने का मतलब कि आप सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, कर सकते हैं आप, देखिएगा ना कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, फील हो जाएगा तो याद हो जाएगी। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए किस प्रकार के साइज का ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रीफर करते हैं, तो इस प्रकार का साइज को हम लोग जनरली प्रीफर करेंगे वेरी स्मॉल, स्मॉल लार्ज, देखिए कैसनो ऑब्जेक्ट रहे सबके लिए हम लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को प्रीफर कर सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव इसका कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, टू लाइन्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री इन ऑर्थोग्राफिक व्यू, जब भी हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो दो लाइन जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से 90 डिग्री पर जाकर ऐसे इंक्लाइंड होती है, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ऐसे जाके बनता है। तो जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में जो एंगल बनती है या आइसोमेट्रिक एक्सिस भागती है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड होकर बनती है, यानी आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंगल बिटवीन एक्सिस, तो देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो एक्सिस बनती है ना, देखिए हॉरिजॉन्टल से जो एक्सिस बनता है वो 45 डिग्री बनता है, लेकिन मान लेते अब दो एक्सिस की बात कर रहा तो होगा तो नीचू 45 डिग्री, तो 45 45 90, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो एंगल बनती है एक्सिस, दो एक्सिसों के बीच में वो 90 डिग्री तैयार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो। व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्फीयर, एगो गोला है, उस गोला का या तो आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाइए या आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करिए। देखिए दोनों में सेम चीज सेम रिजल्ट प्राप्त होगी, लेकिन बस वही है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थोड़ा छोटा बनेगा और आइसोमेट्रिक व्यू थोड़ा बड़ा बनता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग ट्रू लेंथ पे बनाते हैं
और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ पर बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी स्फेयर यानी गोला को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करेंगे ना, तो एक प्रकार का सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फेयर को जब भी हम लोग तैयार करेंगे स्फेयर को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो सर्कल दिखेगा। और अगर सर्कल का हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करें ना, तो वो एक प्रकार का इलिप्स दिखेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग के पास स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का जब हम लोग एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे ना, तो एक प्रकार का रैम्बस दिखेगा। अगर हम लोग के पास रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करें ना, तो वहां पे मेरे को ये क्या दिखने वाला है, पैरालेलोग्राम दिख, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस लाइंस इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लाइन जो होता है ना, वो जनरली 45 डिग्री पे होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री से एंगल भागती है, 45 डिग्री पर भागती है। और दो एक्सिसों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाती है। 45 डिग्री इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली जगह ये जो ऑटो कैड टूल, इसमें से कौन सा जो ऑटो कैड टूल है, तो देखिए लाइन है, आपके पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये जो लाइन है ना, लाइन एक प्रकार का ऑटो कैड टूल है, औजार है। सर्कल क्या है, एक प्रकार का कमांड है। रेक्टेंगल क्या है, एक प्रकार का कमांड है। जबकि लाइन एक प्रकार का टूल है। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी डिजाइनिंग होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, छोटे छोटे बिल्डिंग्स का, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है बिल्डिंग है, कोई भी प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मेट में, सब ऑटो कैड में डिजाइन होती है। ऑटो कैड, और जब ऑटो कैड सॉफ्टवेयर नहीं था तो उससे पहले लोग पेंसिल से बनाते थे, सोच लीजिए पेंसिल से और स्केल के मदद से, जैसे अभी आप कॉलेज में ड्राइंग बनाते होंगे ना, उसी तरह से पहले तैयार किया जाता था ड्राइंग। लेकिन जब ऑटो कैड सॉफ्टवेयर आ गई तो फिर वो सब खत्म हो गया, सब कुछ ऑटो कैड टूल्स मतलब ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर पे ही चलती है। आपको अभी भी पेन पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स लोग भी इस्तेमाल करते रफ स्केच तैयार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो कैड से फाइनल डिजाइन देते हैं। तो लाइन एक प्रकार का क्या ऑटो कैड टूल है। नेक्स्ट, ट्रिम इज बेसिक टाइप ऑफ स्पेस इन ऑटो कैड। ट्रिम क्या है, ट्रिम एक प्रकार का कमांड है। ट्रिम ट्रिम एक प्रकार का कमांड है। जैसे ट्रिम कहने का मतलब कि ये कोई लाइन है, इस लाइन को एने से ट्रिम करके हटा देनी है इसको, तो उसको ट्रिम करके हटाने के लिए मेरे को ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को कमांड देना होगा। कमांड देके हम लोग ये जो है हटा सकते हैं। और ऑटो कैड एक प्रकार का टूल नहीं है। अगर ऑटो कैड को टूल को, जैसे एक होता है ट्रिम होता है, और एक होता है इरेजर होता है, इरेजर। जब इरेजर का इस्तेमाल करिएगा ना, तो ये पूरा लाइन में इरेज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, अब मेरे को इतना इतना एने एक्स्ट्रा एने को कटिंग करना है, तो क्या इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। इरेजर का इस्तेमाल करिएगा तो देखिए पूरा कट गया ना पूरा। लेकिन हमको क्या चाहिए, खाली एने वाला पोर्शन को और एने वाला पोर्शन को हटाना, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में बहुत सारा कमांड्स होता है, बहुत सारा टूल्स होता है, तो उसका अलग से आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है। आपके बुक में या आपके सिलेबस में बेसिक इंट्रोडक्शन है, बस ऑटो कैड से संबंधित बेसिक जानकारी रखनी है। और लेकिन इसका जो स्पेशल कोर्स होती है ऑटो कैड का, साल भर कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के बारे में समझ पाइएगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें टूल्स हैं। तो ट्रिम इज ए बेसिक टाइप ऑफ कमांड इन ऑटो कैड। तो इसमें से कमांड नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, ग्रिड कमांड फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन ऑटो कैड। देखिए ऑटो कैड में ग्रिड कमांड होती है। उस ग्रिड कमांड से, और जनरली जहाँ पे ग्रिड लाइन होता है ना, उसमें हम लोग 3D ऑब्जेक्ट का व्यू तैयार करते हैं। तो ग्रिड कमांड फॉर 3D आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन ऑटो कैड। ऑटो कैड में 3D अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग मेरे को देखना है तो फिर ग्रिड कमांड आप इस्तेमाल करिए। ग्रिड कमांड के माध्यम से हम लोग 3D आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑटो कैड में देख सकते हैं। 20 देखिएगा, सर्कल इज द बेसिक स्पेस इन ऑटो कैड। सर्कल क्या है, सर्कल एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का कमांड है, एक प्रकार बोथ है।
तो देखिए सर्कल क्या, सर्कल एक प्रकार का टूल नहीं है, ये एक प्रकार का कमांड है। ठीक है, सर्कल एक प्रकार का क्या है, कमांड है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग का आज 20 क्वेश्चंस कवर हो गया। ये जो प्रश्न था ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर का 20 को सवाल था। और ये जो प्रीवियस ईयर था ना, जैसे अभी आप लोग अगर अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो जस्ट इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था ना उसी का पेपर था ये 20 का 20 क्वेश्चन, उसी एग्जाम का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा और आप और कोशिश मेरा यही रहती है कि हम आपको अच्छे से समझा कर बता दें। अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़े हुए रहिएगा ना तो एमसीक्यू पकड़ने में तन को देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप थ्योरी ही नहीं पढ़े हैं, बस खाली रट्टा मार रहे हैं ना, तो फिर बड़ी मुश्किल। इसीलिए आप थ्योरी पढ़ने के लिए अभी भी आप H2 स्टडी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए, वहाँ से बैचेज इनरोल करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका कैरी पेपर न लगे। ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा सा के चक्कर में अगर कैरी पेपर लग गया तो फिर समझिए आपके ऊपर एक वो दाग लगल रहता है, दाग, तो फिर आपको उसको धुलना होगा। ठीक है, तो बस आज वाला जो सेशन रहेगी, आज वाला सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई वो सब अच्छे से सब कुछ समझ में आ गई होगी। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।